नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान की हम सभ्यताओं वाला टॉपिक आपके साथ आपके अभी लेने वाले हैं कि भाई राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं रही हैं और क्या क्या आपके वहां से हमें सामग्री प्राप्त हुई है। क्योंकि इस आपके टॉपिक से अधिकांशतः आपके कि कौन सी सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है या किसके उत्खननकर्ता कौन है, यही आपके प्रश्न जनरली आपके पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम आपके सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि राजस्थान का इतिहास है। हम राजस्थान के इतिहास को सामान्यतः तीन भागों में वर्गीकृत करके देखते हैं। तीन भागों में वर्गीकृत करके देखते हैं। कौन कौन से हैं कि जैसे ऐतिहासिक काल है, जिसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल है, जिसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रागैतिहासिक काल में क्यों हमने डिवीजन किया है, सबसे पहले तो ये जानिए कि यहां प्रागैतिहासिक काल में मानव लेखन कला से परिचित नहीं है, तो उस मानव की अधिकांश जानकारी हमें उसके पाषाण उपकरणों या फिर आपके उसके जो जीवाश्म आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं वहां से प्राप्त होती है। पाषाण उपकरणों की बहुलता अधिक है, इसलिए हम इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। एक आपके कौन सा है, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। या प्रोटो हिस्ट्री को हम देखें तो यहां मानव ने लेखन कला का विकास तो कर लिया, लेकिन अभी तक आपके वो क्या नहीं कर पाया है, उसको लेखन कला का विकास कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। ठीक है, इसलिए इस काल को प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। एक ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, जिसमें हमें आपके पुरातात्विक साक्ष्य हो, लिखित विवरण हो या विदेशी विवरण हो, सभी प्रकार की सहायक सामग्री प्राप्त होती है लेखन कला, वो जानकारी के सोर्स के रूप में, जानकारी के सोर्स के रूप में। अब आप यहां देखिए कि मानव की बुद्धि का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। मानव के विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव की बुद्धि का क्रमिक रूप से विकास होता है। अब उस विकास के क्रम में हम देखें कि भाई क्रमिक रूप से विकास हुआ है तो किस तरह से आपके ये विकास हमें देखने को मिलता है, तो उसी आधार पर हमने इस पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया। एक पूरा पाषाण काल लिया, जिसे पेलियोलिथिक पीरियड के नाम से जान रहे हैं, जिसका समय काल हम देखते हैं कि 14 से 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 तक। हालांकि आप याद रखना कि अलग अलग स्थानों पर इसका समय काल अलग अलग प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक है, दूसरा आपके मध्य पाषाण काल जो 10,000 से लेकर के 7,000 BC से तक है। एक है नव पाषाण काल जो 7,000 से 3,000 BC तक हमें देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल की हम बात करेंगे। पूरा पाषाण काल में मानव आपके कैसा है, पूरा पाषाण काल में मानव आपके कैसा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में चूंकि मानव का अभी उद्भव हुआ ही है, इसलिए मानव कैसा है, शिकारी है। क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता उद्भव होते ही किसकी लगेगी, उसे भूख लगी। भूख लगी तो भूख के लिए उसने क्या किया, शिकार किया, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, ठीक है, और ना ही आपके वो यहाँ उत्पादन कर पा रहा है, तो मानव ने यहाँ क्या किया, शिकार किया। तो शिकारी है, और शिकारी होने के साथ कैसा है, वो खाद्य संग्राहक भी है। ठीक है, साथ में मानव के बेडौल पाषाण उपकरण हैं। बेडौल क्या है, पाषाण उपकरण हैं। ये उपकरण भारी है, प्रारंभिक जो उपकरण है। हालांकि पूरा पाषाण काल में भी उपकरणों में सुधारात्मक तरीका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रारंभ में उपकरण कैसे हैं, भारी हैं, और कैसे हैं, कोर उपकरण हैं। और इनमें कच्चे माल के रूप में हमें क्या प्रयोग में लिया जा रहा है, क्वार्टजाइट पत्थर, चर्ट पत्थर, जैस्पर पत्थर और फ्लिंट पत्थर को प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, इस समय आपके देखा जाए तो आपको ये इस समय अगर देखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि भाई मानव है, मानव सीधा खड़ा होकर के चलने लग गया है, जो होमो इरेक्टस मैन के रूप में। हालांकि इसी पुरापाषाण काल में हम होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस सैपिनी तक के विकास की अवस्था को देखते हैं। ठीक है ना, होमो सैपियंस सैपिनी तक के विकास की अवस्था को देखते हैं। अब यहां देखिए, बेडौल पाषाण उपकरण जो मानव के हैं, कोर उपकरण के रूप में बताया, हमने बताया कि भाई औजार कैसे हैं, पेबल्स हैं,
जिन्हें बटिकास्म बोल रहे हैं, जो आप रोड के किनारे से भाटा उठाते हो ना, वो आपके क्या है, पेबल्स हैं, बटिकास्म हैं। क्लीवर्स हैं, जिन्हें बिदारणी के नाम से जान रहे हैं। हैंडेक्स हैं, हस्त कुठार हैं। चोपर्स हैं, स्क्रैपर्स, खुरचनी के रूप में, जो आपने देखा होगा माता जी के पास होता है ना, ऐसे लोहे का आपके वो होता है, ऐसे ही स्क्रैपर्स आपके यहाँ पर मानव ने पत्थर के प्रयोग में लिए हैं, पत्थर के प्रयोग में लिए हैं। और आपके क्या है, चोपिंग्स हैं, ठीक है। तो चापर, चोपिंग, पेबुल संस्कृति के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चापर, चोपिंग, पेबुल संस्कृति के अवशेष यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आपके देखिएगा, यहां हम बात करें कि मानव का निवास आपके पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कहाँ है कि गुफाओं में निवास कर रहा है। और मानव के निवास की सर्वाधिक गुफाएं हैं वो हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होती हैं। मानव के निवास की सर्वाधिक गुफाएं हमें कहां से मिल रही हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रही हैं। लगभग 642 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 642 गुफाएं हमें यहां से भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्रारंभिक और सर्वाधिक गुफाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन हम देखें कि भाई राजस्थान में इस मानव का निवास किन किन स्थानों पर था। राजस्थान के लिए स्पेशल क्या है, तो ओला क्षेत्र, सोनू और परेवार क्षेत्र जैसलमेर में है। यहां से हमें पुरा पाषाण कालीन मानव के औजार प्राप्त हुए हैं। साथ में जायल नागौर में है, मंडफिया चित्तौड़ में है, ढिंगरिया जयपुर में है, बैराठ जयपुर में है, ठीक है। लेकिन इनके अतिरिक्त आप याद रखिएगा कि सीए हैकट महोदय हैं। कौन हैं, सीए हैकट। सीए हैकट के द्वारा 1870 ईस्वी में इंद्रगढ़, बूंदी और जयपुर से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज कर ली है। किसने की है, इंद्रगढ़, बूंदी और आपके जयपुर से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की है, ठीक है। ये चापर, चोपिंग जो है आप लोगों के, ये याद रखिएगा कि ये सब आपके औजारों के प्रकार हैं। औजारों को नाम दिए गए हैं, इस तरह के नाम आपके यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। उधर सैटनकार नामक आपके व्यक्ति हैं। सैटनकार के द्वारा 1908 ईस्वी में झालावाड़ क्षेत्र से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज कर ली है। झालावाड़ क्षेत्र से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज किसके द्वारा कर ली गई है, सैटनकार के द्वारा कर ली गई है। नेक्स्ट आपके देखें कि मानव की बुद्धि का विकास हुआ। अब आप याद रखना कि मानव की बुद्धि का विकास कब होगा, जब उसके वर्तमान जीवन में उसको कमी दिखाई देगी, तभी तो आगामी काल में आपके वो विकास करेगा, ठीक है। अब वर्तमान जीवन में कमी अगर इसके देखें पूरा पाषाण कालीन मानव के, तो क्या दिखाई देती है, मानव आपके शिकारी और खाद्य संग्राहक है, जो कि आज तक बना हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज तक आपके शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में बना हुआ है। दूसरा आपके देखा जाए कि मानव आपके कैसा भोजन कर ही रहा है, साथ में गुफाओं में निवास कर ही रहा है। लेकिन इस समय मानव शिकारी है। शिकारी है तो शिकारी जीवन में भोजन संबंधी अनिश्चितता विद्यमान थी। भोजन संबंधी अनिश्चितता विद्यमान थी कि आज शिकार मिल गया, जरूरी नहीं है कल भी मिल जाए, परसों भी मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसलिए आपके इस मानव ने क्या किया, जैसे ही शिकार संबंधी जो अनिश्चितता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, तो जैसे ही मानव की बुद्धि का विकास हुआ तो उसकी तकनीकी में भी विकास होगा। और तकनीकी विकास दिखाई देगा हमें उसके औजारों में। तकनीकी विकास कहां दिखाई देगा हमें, उसके औजारों में। तो यहां देखो, मानव ने आपके जैसे मध्य पाषाण काल में मानव का ट्रांजिशन हुआ, तो आप देखना कि मानव कैसा है, यहां शिकारी है, शिकारी है और आपके क्या है, खाद्य संग्राहक है। अब बुद्धि का विकास हुआ तो मैंने बताया कि उसकी तकनीकी में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के रूप में हमें आपके देखो औजारों में परिवर्तन देखने को मिला। औजार कैसे हो गए, उसके माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण हो गए, उपकरण छोटे हो गए। जो पहले कैसे थे, भारी और कोर उपकरण के रूप में थे, अब वो औजार कैसे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण नाम दिया गया है, जो ज्यामितीय प्रकार के भी हैं और कैसे हैं, गैर ज्यामितीय प्रकार के भी हैं। ज्यामितीय में आपके त्रिभुज ले लीजिए, समलंब ले लीजिए, गैर ज्यामितीय में चंद्राकार ले लीजिए, अर्ध चंद्राकार ले लीजिए, ठीक है ना।
तो चंद्राकार और अर्धचंद्राकार, इन उपकरणों के नाम अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सारे नाम इंग्लिश में आने वाले हैं, ठीक है ना, सारे नाम इंग्लिश में आने वाले हैं, इसलिए आपके हमेशा जी इंग्लिश में ही याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आपके देखिएगा कि यहां मैंने बताया कि औजारों में सूक्ष्म पाषाण उपकरण हो गए, माइक्रोलिथ बन गए। इधर आपके देखिए तीर धनुष का प्रयोग मानव ने आरंभ कर लिया। तीर धनुष का प्रयोग एक तकनीकी क्रांति का सूचक है। तीर धनुष का प्रयोग एक तकनीकी क्रांति का सूचक है मानव के जीवन में। दूसरी बात, आपके मृदभांडों का प्रयोग मानव ने आरंभ कर दिया। किसका प्रयोग? मृदभांडों का प्रयोग आरंभ कर दिया। लेकिन ये मृदभांड याद रखने हैं कि मृदभांड हाथ से निर्मित थे। मृदभांड किससे निर्मित थे? हाथ से निर्मित मृदभांडों का प्रयोग मानव ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए, हमें मृदभांडों के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य देखे जाएं तो चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं। मृदभांडों के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिल रहे हैं? चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट आपके, अब देखो मैंने बताया शिकारी जीवन की अनिश्चितता है, शिकारी जीवन की अनिश्चितता है, उसको आपके दूर करने के लिए मानव ने क्या किया? पशुपालन की शुरुआत कर दी, पशुओं का पालन करना आरंभ कर दिया, मवेशी पालन। हम आपके सामान्यतः देखते हैं ना कि भाई जो मवेशी है, मवेशी की पहचान के अभिलक्षण देखें कि अगर किसी ने मवेशी नहीं देखी हो तो वो उसे कैसे पहचानेगा? पहचान के अभिलक्षण बताइए आप मवेशी के, फटाफट कमेंट करके। तो देखिएगा यहां देखिए पशुपालन की शुरुआत कर दी, लेकिन पशुपालन का उद्देश्य क्या है? केवल मांस की प्राप्ति ही उद्देश्य है, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें आपके मानव के द्वारा किए गए पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। बागोर भीलवाड़ा से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मानव के द्वारा किए गए पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर आपके? नेक्स्ट आपके देखिए कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हो गए। अब मानव ने क्या किया है कि जब मानव का पेट भर गया तो मानव ने गुफा चित्रकारी की शुरुआत कर दी। मानव ने गुफा चित्रकारी की शुरुआत कर दी। अब गुफा चित्रकारी के अंतर्गत आप देखें कि देखो गुफा चित्रकारी की शुरुआत तो देखी जाए तो उच्च पुरापाषाण काल में, यानी पुरापाषाण काल की अंतिम फेज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अमन जी, दूध तो कुतिया भी देती है लेकिन वो आपके मवेशी नहीं है, हाँ खुर फटे हुए हैं। उम्मेद जी बिल्कुल आपकी सही बात है कि यहां आपके मानव के खुर कैसे हैं? खुर आपके फटे हुए खुर हैं। खुर कैसे हैं? फटे हुए हैं। और खोपड़ी पर क्या हैं? सींग हैं। खोपड़ी पर क्या हैं? सींग। एक तो खोपड़ी पर सींग देखने को मिलेंगे और खुर आपके फटे हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके खास बात हो जाती है मवेशी की, ठीक है। दूध वगैरह आपकी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है इसमें। दूध सारे स्तनधारी दूध देते हैं लेकिन सारे स्तनधारी मवेशी नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि पशुपालन के साक्ष्य, अब मैंने बताया कि पुरापाषाण काल की अंतिम फेज में मानव ने गुफा चित्रकारी की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। गुफा चित्रकारी की शुरुआत कर दी। अब यहां देखिए कि गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई है, लेकिन सर्वाधिक गुफा चित्र हमें मध्य पाषाण काल के प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। गुफा चित्रकारी में इसने क्या किया है? रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया है। रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया है। चित्र साइज में कैसे हैं? बड़े हैं। चित्र साइज में कैसे हैं? बड़े हैं। ज्यादातर आखेट संबंधी चित्र हैं, जैसे आपके आदमी बना दिया और आपके क्या किया है? ये भाला पकड़ा दिया उसको और जानवर बना करके आपके वो अपने आप इसका क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, ठीक है। रेखाओं के माध्यम से इसी से पता लग जाता है भाई शिकार ही कर रहा है, इतना बड़ा भाला चला रहा है तो, ठीक है। दूसरी बात, आपके गहरे लाल और गहरे हरे रंग का प्रयोग भी हमें देखने को मिल जाता है। गहरे लाल और गहरे हरे रंग का प्रयोग भी हमें देखने को मिल जाता है। तो गुफा चित्रकारी की शुरुआत हो गई। यहां देखिए आलनिया, दर्रा, बिलासगढ़, तिपटिया। आलनिया, दर्रा, बिलासगढ़, तिपटिया कहाँ है? कोटा में।
यहां से मानव की गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले हैं। दूसरा, सोहनपुरा सीकर, दर भरतपुर, बैराठ जयपुर, गरड़दा बूंदी, हरसौरा, शमधा, डडीकर, ये कहाँ है स्थान? अलवर में। इन स्थानों से भी मानव के द्वारा की गई गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो स्थान आपको याद रखने हैं कि आलनिया, दर्रा, बिलासगढ़, तिपटिया कहाँ है? कोटा में। सोहनपुरा सीकर, दर भरतपुर, बैराठ जयपुर, गरड़दा बूंदी, हरसौरा, समधा और डडीकर कहाँ है? अलवर में। यहां से हमें मानव के द्वारा की गई गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो स्थान और कौन से आपके हेडक्वार्टर पर हैं ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, मवेशी का मैंने अभी बताई दिया आपको कि आपके क्या होंगे? खुर फटे हुए होंगे और इसकी खोपड़ी पर क्या होंगे? सींग होंगे। उनको हम मवेशी के रूप में रखेंगे और आपके किसी को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आपके देखिए, मध्य पाषाण काल की ही एक बड़ी साइट का नाम हम यहां पर ले रहे हैं। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो वो साइट है बागोर। ठीक है, बागोर को आप सभ्यता के रूप में भी देखते हो क्योंकि बागोर का समयकाल बड़ा लंबा है। ठीक है ना, इसीलिए हम आपके बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण और लौह युग तीनों ही संस्कृतियों के अवशेष हमें बागोर से प्राप्त हो जाते हैं। हम यहीं पर मध्य पाषाणिक साइट के रूप में बागोर को देख रहे हैं। स्थिति कहां पर है इसकी? कोठारी नदी। आपको पता है कोठारी नदी के किनारे एक मेजा बांध भी है। कोठारी नदी के किनारे ही एक महासती का टीला है। ठीक है, कौन सा टीला है? महासती का टीला है, जहां के उत्खनन से हमें बागोर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो महासती के टीले का संबंध कहां पर आपके देखने को मिलेगा कि बागोर संस्कृति से आपके इसका संबंध है। कोठारी नदी के किनारे आपके ये प्राप्त हुआ है। खोज उत्खनन 1967-68 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेसनिक के द्वारा, वी.एन. मिश्र और एल.एस. लेसनिक के द्वारा इसकी क्या की गई है? यहाँ खोज और उत्खनन संबंधी कार्य किया गया है। ठीक है, अब यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल अगर देखा जाए तो कौन सा है? बागोर है। सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है और यहां से आपके तीन संस्कृति यानी मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। पूछा जाने लायक प्रश्न है कि निम्न में से आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस आपके पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? तो आंसर होना चाहिए बागोर। कौन सा होना चाहिए? बागोर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके देखिए, यहां से मिला क्या है? तो मिलने के लिए देखो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए। अभी हमने चर्चा की बागोर से ही मिले हैं। कसाई खाना, स्लॉटर हाउस के अवशेष आपके यहां से साक्ष्य मिल गए हैं। कसाई खाना या स्लॉटर हाउस के आपके साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है, गुफा चित्रकारी अभी आपके गुफाओं में जाकर के ही देख सकते हो क्योंकि वहां से छुड़ा के तो लाई नहीं जा सकती है। ठीक है ना, अभी भी आपके वहीं पर आपके भीमबेटका की गुफाओं में खूब सारे गुफा चित्र देखने को मिल जाएंगे, संरक्षित कर दिए गए। ठीक है, तीसरी बात देखिए कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण, चूंकि मीजोलिथिक साइट है और मीजोलिथिक साइट के आपके अभिलक्षण के रूप में क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं तो वो आपके यहां से क्वार्ट्ज पत्थर के हैं, वो बने हुए मिले हैं। एक चैल्सिडोनी औजार हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर एक चीज और जानने की है कि ये जो चैल्सिडोनी स्टोन है ना, ये दक्कन ट्रैप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि संभवतः बागोर निवासियों के द्वारा इस चैल्सिडोनी पत्थर को प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती होंगी। ठीक है ना, किसके द्वारा? बागोर संस्कृति के निवासियों के द्वारा। यहां से 4 मानव कंकाल मिले हैं। एक 42 वर्षीय प्रौढ़ महिला का कंकाल है, 19 वर्षीय युवती का भी कंकाल है। एक कंकाल ऐसा मिला है जिसके गले में आपके एक 36 गुरियों की माला मिली है और एक कंकाल ऐसा मिला है जिसके गले में एक सिक्का चिपका हुआ मिला है। एक कंकाल कैसा मिला है? जिसके गले में एक सिक्का चिपका हुआ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए,
भवन यहाँ के जो हैं, भवन तथा फर्श के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग है। बागोर के भवन तथा फर्श के निर्माण में किनका प्रयोग है? पत्थरों का प्रयोग है। अब भवनों में देखें तो देखो फूस की झोपड़ियां भी यहां से प्राप्त हो रही हैं, लेकिन फूस की झोपड़ियां कैसी हैं? राउंड शेप है, वृत्ताकार है। कैसी हैं? वृत्ताकार आपके फूस की झोपड़ियां प्राप्त हो रही हैं। और फूस के बातरोधी पर्दे जैसे कि आपने देखे होंगे ना, ज्यादातर गांव में हम बताते हैं ना, बातरोधी पर्दे के रूप में आपके क्या देखते हैं कि जो विंडो में आप फूस की टाटियां लगा देते हैं, जिन पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया तो ऐसे बिल्कुल कूलर फेल हो जाता है, ठंडी हवा आती है। ठीक है, तो ऐसे फूस के बातरोधी पर्दों के संकेत हमें कहां से मिल रहे हैं? बागोर से मिल रहे हैं। सिलबट्टे, चटनी पीसने वाले जो सिलबट्टे होते हैं उनके साक्ष्य। गदा शीर्ष, जो भीम की गदा है उसका अग्रिम हिस्सा आपके ऐसे गदा शीर्ष के भी संकेत यहां से मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 तांबे के उपकरण भी मिले हैं। 5 तांबे के उपकरण भी बागोर से मिले हैं। इन उपकरणों में देखा जाए तो एक भाले का शीर्ष है ऐसा, ठीक है, 3 बाणाग्र हैं ऐसे, और एक तकवा नुमा छड़ है। तकवा आपके चरखे में देखा होगा आपने, जहां सूत का बंडल बनता है ना, वो आपके तकवा नुमा छड़ कहां से प्राप्त हो रही है? हमें बागोर से ही प्राप्त हो रही है। तकवा नुमा छड़ भी कहां से प्राप्त हो रही है? बागोर से। और बिल्कुल आपके टाटी लगा देते हैं ना, वही है। तो यहां आपके देखिएगा, हाँ, फूस के बातरोधी पर्दे को आप देशज भाषा में टाटी बोल देते हैं ना अपने यहाँ, ठीक है, तो वही आपकी टाटी है। ठीक है, तो यहां पर आपके ये ताम्र उपकरण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये उपकरण हमें बागोर से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगली बात, ये हमने बात की किसकी? मध्य पाषाण काल की बात की। मध्य का पाषाण काल के बाद हम देखते हैं कि भाई मध्य पाषाण काल में मानव है। अब मध्य पाषाण काल से मानव का आपके कहां पर? नव पाषाण काल की ओर अग्रसर है। तो मैंने बताया कि जब बौद्धिक विकास मानव का हो रहा है तो पिछले जीवन में कोई कमी तो चाहिए। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में कमी क्या है? क्योंकि मानव कैसा है? पशुपालक है। और जब मानव पशुपालक है तो फिर आपके क्या देखने को मिलता है हमें कि पशुपालक समाज में, पशुपालक जब मानव है तो पशुपालक समाज में स्टेबिलिटी का अभाव होता है, स्थायित्व का अभाव होता है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, चारे पानी की तलाश में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल में देखो मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक तो यहां भी है। औजारों में विशेष आपके क्या हो गया है कि औजारों में आपके इस समय भी माइक्रोलिथ हैं औजार। औजार कैसे हैं? माइक्रोलिथ। लेकिन सबसे खास बात क्या है औजारों की? ये कि औजार कैसे हैं? घर्षित, और औजार कैसे हैं? पॉलिश्ड। अब घर्षित और पॉलिश्ड औजार याद रखना, नवपाषाण काल के माइक्रोलिथ औजारों की विशेषता है कि ये औजार कैसे हैं? घर्षित हैं, फ्रिक्शन हैं, और आपकी कैसे? पॉलिश्ड हैं, पॉलिश की हुई है। ठीक है, दूसरा कच्चा माल क्या है? तो आग्नेय चट्टानों का प्रयोग है औजार बनाने में। डोलोराइट और बेसाल्ट का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हालांकि क्वार्टजाइट के भी हमें औजार देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले से बने आ रहे हैं वो बंद हो गए, वो भी चालू है। ठीक है, लेकिन नवीनता आग्नेय चट्टानों का प्रयोग यहां होने लग गया है। ठीक है, औजारों में देखें तो एक्स हैं, एडजस्ट हैं, चिसिल हैं। ये कुल्हाड़ी से आपके थोड़ा कुल्हाड़ी से मिलते जुलते ही औजार हैं, कुल्हाड़ी से मिलते जुलते ही औजार हैं। इस समय मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। ठीक है, पहिए का, इस समय मानव ने चाक का प्रयोग करना सीख गया। अब जो औजार मध्य पाषाण काल में जो मृदभांड किस पर बनते थे? हाथ से बनते थे, अब उनको ये चाक पर बनाने लग गया। किन पर बनाने लग गया है? चाक पर बनाने लग गया। कौन सा? ये आपके मानव नवपाषाण काल में। लेकिन जो और भी बड़ा चेंज आपके यहां पर मानव ने किया है वो क्या किया है कि नवपाषाण काल में मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी। नवपाषाण काल में मानव ने किसकी शुरुआत कर दी है? कृषि की शुरुआत कर दी है। जब कृषि की शुरुआत मानव ने की तो आपके देखिए उसके जीवन में स्थायित्व आया, स्टेबिलिटी आई। ठीक है, स्थायित्व आने से ग्रामीण समाज का विकास हुआ। ग्रामीण समाज ने ग्रामीण बस्ती का रूप धारण किया,
और सबसे प्राचीनतम ग्रामीण बस्ती अगर नॉर्थ वेस्ट में देखी जाए तो वो कौन सी है कि मेहरगढ़ है। ईरानी बलूची बस्ती है मेहरगढ़, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। अब देखिए, गांव का विकास हो गया, ग्रामीण बस्ती का विकास हो गया, तो गांव से ही हम शहर की ओर ट्रांजिशन करते हैं। कहां आते हैं? गांव से शहर, तो शहर का विकास होगा। और नगरीय सभ्यता के रूप में अगर भारत में पहली सभ्यता देखी जाए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। चाक होता है कुम्हार का, जिस पर बर्तन बनाता है वो, ठीक है ना। चाक किसका होता है? कुम्हार का, जिस पर वो बर्तन बनाता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि कृषि की शुरुआत से मानव के जीवन में स्टेबिलिटी आई है, ग्रामीण समाज का विकास हुआ है, ग्रामीण बस्ती का विकास हुआ है। सबसे प्राचीनतम ग्रामीण बस्ती हमने मेहरगढ़ पाकिस्तान में बता दी। हम आपके बता रहे हैं कि इसी से सभ्यता का विकास हुआ और पहली नगरीय सभ्यता हमारे यहाँ पर कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका राजस्थान में अगर प्रतिनिधि स्थल देखा जाए तो कौन सा है? कालीबंगा है। राजस्थान में प्रतिनिधि स्थल कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है, बिल्कुल। मेहरगढ़ से देखा जाए तो देखो, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, यहां से बस्ती की बाड़ेबंदी के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, बस्ती की बाड़ेबंदी के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा ये, एंशिएंट इंडिया में। और एक भैंस पालन के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, भैंस पालन के साक्ष्य। ये प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया था कि भैंस पालन के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हो रहे हैं। अब फेयर सर्विस और रोमिला थापर नाम के दो विद्वान हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के संदर्भ में आपके क्या बताया है, ठीक है, क्या बताया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक एवं वन्य संस्कृति से। ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक एवं वन्य संस्कृति से किसका विकास हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। कैसे भाई, कैसे विकास हुआ उसको हम देखें तो आप देखो, ग्रामीण बस्ती है ये। इस ग्रामीण बस्ती की हमने एक कोई फैमिली ली F1। कौन सी फैमिली ले ली हमने? F1 फैमिली ले ली। इस F1 फैमिली ने अपने लिए क्या किया है? प्रोडक्शन किया। F1 फैमिली ने अपने लिए क्या किया? प्रोडक्शन। मान लीजिए इसका प्रोडक्शन रहा इतना। अब जितना प्रोडक्शन किया उसको कंज्यूम भी कर गई यही फैमिली। ये क्या कर गई? इसको कंज्यूम कर गई, खा गई इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता चल रहा हूं कि भाई मानव की बुद्धि का विकास हो रहा है, मानव की बुद्धि का विकास हो रहा है तो मानव की टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तकनीकी का इतना विकास नहीं है कि मानव प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उत्पादकता को बढ़ा सके। लेकिन इतना तो है कि मानव क्या कर सके? कृषि क्षेत्र का विस्तार करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो मानव ने यही किया, इस बार आपके ज्यादा भूमि पर खेती की और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब इतना प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होने से पेट थोड़ा ही ना बढ़ जाएगा कि भाई पहले कम अन्न होता था तो हम आपके 2 ही रोटी खाते थे, आजकल आपके खूब होता है तो हम 15-15 खा जाते हैं, ठीक है। खाएगा तो वो उतना ही जितना पहले, ठीक है। अर्थात कंज्यूम आपके इसने इतना ही किया जो पहले कर रहा था। अब ये इसके पास क्या बच गया? सरप्लस। अब ये मानव इस सरप्लस का, ये परिवार इस सरप्लस का क्या करे? तो इसके लिए इसने क्या किया? इस सरप्लस को दिया शिल्पियों के लिए। आपने गांव में देखा होगा कि पहले आपके अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो रुपए का ज्यादा लेन देन नहीं था, जो भी काम होता था वो सारा सरप्लस से होता था, ठीक है। माता जी को सब्जी खरीदनी है तो सब्जी वाले से क्या खरीद लेंगी? अनाज के बदले सब्जी, जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में कीड़ा। क्या बोलते हैं? कीड़ा, ठीक है। अगर हमको बच्चों को बर्फ खानी होती थी तो किससे खाते थे? अनाज से। दीपावली पर बर्तन लाने माताजी को किससे लाएगी? अनाज से। पिताजी साल भर आपके बाल कटाए नाई पे, एंड में उसको क्या दे दिया? अनाज। सारा काम सरप्लस से। अब गांव का मान लीजिए ये सरप्लस इन्होंने दिया शिल्पी को। गांव का शिल्पी कौन है? कि भाई कुम्हार है, उसको दे दिया। शिल्पी ने क्या किया? पहले आपके मटके बनाए 4
और ये चारों मटके किसको दे दिए? इस फैमिली को दे दिए, इस फैमिली को दे दिए। अब शिल्पी के पास आपको देखो टाइम सरप्लस में बचेगा कि नहीं बचेगा? टाइम बचेगा सरप्लस में, शिल्पी के पास टाइम सरप्लस में बचेगा। और जब शिल्पी के पास टाइम सरप्लस में बचा तो इसने क्या किया? अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। पहले 4 बना रहा था तो अब 14 बनाने लग गया। लेकिन ये परिवार तो इसके इतने ही लेगी जितना पहले ले रही थी, क्योंकि ये परिवार अपना घर इसके भांडों से काहे को भरेगा? इसने तो उतने ही लिए। ठीक है, अब इसने क्या किया कि बिल्कुल वस्तु विनिमय है। क्या है? वस्तु विनिमय। ठीक है, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब इसने क्या किया? अपने जो प्रोडक्शन, अतिरिक्त जो प्रोडक्शन था उसको आपके गाड़ी में लदा, क्योंकि मैंने बता दिया पहिए का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, तो छोरे को आपके ये दिए बर्तन, उससे कहा कि भाई देख इस गांव में तो कोई खरीद नहीं रहा है, तू दूसरे गांव में ले जा। दूसरे गांव में नहीं ले तो तू तीसरे में ले जा, तीसरे में कोई नहीं ले तो तू चौथे में ले जा, चाहे तेरे को मेसोपोटामिया तक जाना पड़ जाए लेकिन बेच के आएगा। इसका मतलब इसने क्या किया? मानव ने इसका ट्रेड किया। ट्रेड यानी कि व्यापार किया। ठीक है, व्यापार किया। अब व्यापार से क्या हुआ? एक नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, एक नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। और व्यापारी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है नगरों में। इससे क्या हुआ? नगरों का उदय हो गया। और नगरों का उदय होते ही पहली नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो गया, जिसका राजस्थान में स्थल कौन सा है प्रमुख? कालीबंगा है। कौन सा स्थल है प्रमुख? कालीबंगा इसका प्रमुख स्थल है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपके फंडा है कि कैसे मानव एक आदि मानव से कैसे एक सभ्य मानव अर्थात सभ्यता के मानव में कन्वर्ट हुआ है, बदला है। ये सब उसके विकास का परिणाम है, मानव के निरंतर विकास का परिणाम है। आज तक विकास तो हम हमेशा करते हैं, आज भी हमारा विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, क्योंकि बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे तकनीकी में भी विकास आपके मानव के होता ही है। आज देख लो हमारी हालात क्या है तकनीकी विकास के। ठीक है, अब आपके देखो हमारे लिए आपके ताम्र कांस्य सभ्यता, या फिर हम कहें सिंधु सरस्वती सभ्यता, या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका प्रमुख स्थल हमने आपके कौन सा बताया कि भाई कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा है, पीलीबंगा है, तरखान वाला डेरा है, करणपुरा है। देखें हम आपके कालीबंगा पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ में, करणपुरा भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तरखान वाला डेरा कहाँ है? कि गंगानगर में। तरखान वाला डेरा कहाँ है? गंगानगर में। अब हुआ क्या देखो, कालीबंगा, हम किसकी बात करें? सबसे पहले कालीबंगा की बात कर रहे हैं। कालीबंगा से किस तरह के प्रश्न हमको पूछे जा सकते हैं? देखिए कालीबंगा का सबसे आपके मेजर क्या आपके से बिल्कुल सबसे आपके जनरल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो हमारा कौन सा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है ना, किसका? कालीबंगा का आपके शाब्दिक अर्थ। स्थिति कहां है इसकी कि कहां पर है? कि घग्गर नदी के बाएं तट पर। ठीक है ना, आपको ये दायां बायां याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्रश्न कैसे दे रहा है कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, बाएं की जगह दायां दे देगा तो गड़बड़ा देगा ना आंसर। इसलिए घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। खोज एक्सप्लोर किसने किया है कि 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा खोज की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन एक्सकवेशन आपके किसने किया है कि 1961 to 69 श्री ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी, एसपी जैन, कौन? एसपी जैन, और के.एम. श्रीवास्तव। के.एम. श्रीवास्तव। याद रखना, आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था?
अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है, चाहे किसी भी सभ्यता के संदर्भ में पूछा जाए तो याद रखना है कि जो खोज करता होता है वही पहला उत्खनन करता होता है। खोज करता होता है तो वही पहला उत्खनन करता होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कालीबंगा को पहली बार पहचाना किसने, कि अमलानंद घोष ने। कालीबंगा को पहले एलपी टेसीटोरी ने भी पहचान लिया था, लेकिन कालीबंगा को एलपी टेसीटोरी ने एक प्रागैतिहासिक स्थल बताया था, प्री हिस्टोरिक साइट बताया था, ठीक है ना। इसलिए हम इसकी खोज का श्रेय किसको दे रहे हैं, एक सभ्यता के रूप में अमलानंद घोष को दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके उत्खनन हो गया। अब उत्खनन कि भाई कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरीय हुआ है, कि 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। कितना, 5। याद रखना, जब हम किसी स्थल विशेष पर सभ्यताओं का क्रम याद करते हैं, क्रम देखते हैं, तो हम आपके ऊर्ध्वाधर उत्खनन करते हैं। इस तरह 5 स्तरों पर उत्खनन हुआ है किसका, कालीबंगा का। निचले के 2 स्तरों से क्या मिले हैं हमें, यहां से प्राक कालीबंगा, प्री कालीबंगन स्टेज के एग्जाम्पल मिले हैं, और ऊपरी 3 स्तरों से हमें विकसित कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, ऊपरी 3 से विकसित कालीबंगा, निचले 2 से आपके कौन सी, प्राक कालीबंगा, प्रारंभिक जो कालीबंगा है उसके अवशेष। कालीबंगा से 3 टीले मिले हमें, माउंट ए, माउंट बी और माउंट सी। अब माउंट ए आपके कैसा है, छोटा है, छोटा है तो उसका उत्खनन नहीं हुआ। उत्खनन नहीं हुआ है तो हमको माउंट बी और सी यानी 2 ही टीलों के उत्खनन से संबंध रखना है। ठीक है, कैसे आपके देखो, प्राक कालीबंगा हमने बताया, नीचे के जो 2 स्तर हैं वहां से क्या मिले हैं, प्राक कालीबंगा। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा आप, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला अगर आपने ध्यान से आपके इसको सुन ही लिया तो। ठीक है, जैसे देखिए ये गग्गर नदी और ये गग्गर नदी का बायां तट इधर, यहां से आपके हमने बताया प्राक कालीबंगा का टीला है, बस्ती है, बस्ती। अब आपके देखो एक बार प्रश्न आया कि सामान्यतः पहले प्रश्न आता था कि जुते हुए खेत के निशान कहां से मिले हैं, तो हम आपके तपाक से जवाब देते थे कि भाई जुते हुए खेत के निशान हमें कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन आजकल अपडेट हो गया, कैसे कि आजकल प्रश्न में ही पूछता है कि जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा में कहां से मिले हैं, कि परकोटे के अंदर से, परकोटे के बाहर से, पश्चिमी टीले से, पूर्वी टीले से। तो याद रखना, परकोटे के अंदर तो नगरीय सभ्यता है और जुते हुए खेत कल्चर के यानी कि ग्रामीण संस्कृति के द्योतक हैं, इसलिए परकोटे के बाहर से हमें आपके जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। और इन जुते हुए खेतों को ग्रिड पैटर्न पर ऐसे समकोण पर काटती हुई जो रेखाएं हैं उनके माध्यम से आपके जोता गया है। ठीक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक साथ दोहरी फसल लेते होंगे, और दोहरी फसल के रूप में हम आपके सरसों और चना का आपके नाम लेते हैं। हालांकि आपको कहीं कहीं गेहूं और जौ का भी नाम इसमें मिल सकता है। ठीक है ना, तो सरसों और चना की बात हमने आपके यहां आपसे की है। दूसरी बात देखिए कि इस प्राक कालीबंगन बस्ती से हमें ऊंट के भी जीवाश्म मिल गए। ठीक है, और बताया जाता है कि प्राक कालीबंगन बस्ती का जो विनाश हुआ है वो आपके भूकंप से हुआ है, इसलिए प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य हमें प्राक कालीबंगा से या कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से आपके किसके, प्राक कालीबंगा के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि भूकंप के साक्ष्य में प्राप्त हो रहे हैं। अब भूकंप से जो प्राक कालीबंगन बस्ती नष्ट हुई, ठीक है, उस बस्ती के अवशेषों पर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया गया। जब दुर्ग टीले का निर्माण किया तो आपके क्या हुआ है, दुर्ग टीला थोड़ा सा ऊंचा हो गया नगर टीले की अपेक्षा। तो आपको प्राक कालीबंगन स्टेज से 3 याद रखिए बातें, जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट के जीवाश्म। ठीक है, अब हमने बताया कि इसी बस्ती के ऊपर पश्चिमी टीले के दुर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे आपको पता लग जाएगा कैसे। देखो यह है विकसित कालीबंगा, कौन सा है, विकसित कालीबंगा। थोड़ा सा आपके डायग्राम कॉम्पैक्ट हो गया है, लेकिन आपके अभी मैं एक एक चीज की चर्चा करूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे है विकसित कालीबंगा। इसमें देखिए यही है पूरा आपके कालीबंगा के, हमने बताया कि 2 टीले हैं, एक पश्चिमी टीला है
एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की हम बात करें, ये गग्गन नदी है, इसका बायां तट ये हो ही गया कि दोनों टीलों को अलग अलग परकोटे से घेरा गया है। परकोटा कच्ची ईंटों से निर्मित है, परकोटा कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है, अब परकोटा आपके कच्ची ईंटों से निर्मित है तो यहां याद रखना कि मुख्य सड़क को पक्का, यहां परकोटा कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है, ईंटों का अनुपात अगर परकोटे में देखा जाए या यहां प्रारंभिक स्टेज में देखा जाए तो 3:2:1 है। 3:2:1 आपके इसका क्या है, स्टेज है यहां पर। दूसरी बात आपके क्या है कि यहां देखो कि पश्चिमी टीले को विभाजित करने वाली एक हमें विभाजक दीवार भी प्राप्त हुई है जो कालीबंगा के लिए स्पेशल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किसी भी स्थल से ये हमें प्राप्त नहीं होती। ये विभाजक दीवार ये प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, दूसरी बात आपके कि इस विभाजक दीवार ने पश्चिमी टीले या दुर्ग कोट या गढ़ी को का 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। इसके उत्तरी हिस्से में संभ्रांत वर्ग का, एलीट वर्ग का निवास रहा होगा, एलीट वर्ग का निवास रहा होगा। और दक्षिणी हिस्से से 5 से 6 हमें मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। 5 से 6 मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक चबूतरे पर तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, क्रमबद्ध, पंक्तिबद्ध। ठीक है, और दूसरे चबूतरे पर एक तो कुआं और एक अग्नि वेदिका हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका मतलब अग्नि वेदिकाओं की टोटल संख्या पूछी जाए तो 8 हो गई। अगर क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध अग्नि वेदिकाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई, 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हमें हो गई। ठीक है, इसका जो दक्षिणी द्वार है, दुर्ग टीले का दक्षिणी द्वार है, वहां पर 2 हमें आपके क्या मिल गए हैं, 2 हमें गार्ड रूम या आरक्षक कक्ष प्राप्त हुए हैं। 2 गार्ड रूम या आरक्षक कक्ष हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए, अगर ऐसे ही हम देखें कि यहां सड़क व्यवस्था के समकोण पर काटती हुई क्या है, सड़कें, समकोण पर काटती हुई क्या है, सड़कें। राजपथ कहां से जा रहा है, उत्तर से दक्षिण। राजपथ कहां से जा रहा है, उत्तर से दक्षिण। यहां पर देखिए, सड़कें सामान्यतः कालीबंगा में कच्ची थीं। संभ्रांत वर्ग से तात्पर्य होता है एलीट वर्ग। ठीक है ना, एलीट वर्ग जो आपके कहां सिविल लाइंस में जो रहता है, ये मान लीजिए। ठीक है ना, एलीट वर्ग है। अब आपके देखो, यहां आपके उत्तर से दक्षिण राजपथ जा रहा है। मैंने बताया कि कालीबंगा में सड़कें सामान्यतः कच्ची थीं, लेकिन मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास हमें देखने को मिलता है। मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास हमें देखने को मिलता है, कहां पर, कालीबंगा में। यह याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए, भवन हैं। अगर भवन की स्थिति को हम यहां देखें तो गली, इससे मुख्य सड़क से क्या निकलती हैं, गलियां, और मकानों के दरवाजे कहां खुलते हैं, गलियों में। ठीक है, अगर मकान को देखें तो मकान कैसे हैं, देखो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान हैं। ठीक है, ईंटों का अनुपात कितना है कि 4:2:1 है। मकान में चुनाई कैसे की गई है कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर की गई है। जैसे आजकल होती है ना, 2 ईंटों पर तीसरी ईंट दबाव के रूप में काम करती है, वही आपके आज की डेट का जो चुनाई का सिस्टम है वो कालीबंगा में भी आपके उस समय था। ठीक है ना, ठीक है। अब आपके देखिए कि ऐसी स्थिति आपके यहां देखने को मिल रही है। अब आपके देखिए कि चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से है। मकान में क्या है, 4 से 5 कमरे हैं, चौक है, रसोई है, स्नानागार है और कुआं है। याद रखना, सभी मकानों में कुआं नहीं है, सभी मकानों में कुआं नहीं है। ठीक है, अमूमन आपके 5-7 मकानों पर एक कुआं आपके हमें मिल जाता है। ठीक है ना, तो कुआं आपके यहां पर मिल रहा है हमें। ठीक है, ये आपकी विशेषता है यहाँ की। जैसे हमने ये मकान बनाया, यहाँ पर 4 से 5 क्या हैं, कमरे हैं। सभी कमरों के दरवाजे आपके चौक में खुल रहे हैं, लेकिन मेन गेट के लिए आपके देखो इन्होंने क्या किया है कि जो कालीबंगा के निवासी हैं या सिंधु निवासी हैं वो निजता प्रिय थे।
निजता प्रिय का मतलब प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस था उनका, और प्राइवेसी पर इतना फोकस था कि उन्होंने जो प्रथम ग्राउंड फ्लोर का मकान है उस पर खिड़की ही नहीं बनाई कि कोई बाहर से रोड से मकान में झांक नहीं जाए। और दूसरा, मकान का जो मेन गेट खोला है ना, मेन गेट के लिए आपके इन्होंने हॉल का प्रयोग नहीं किया। कहां से? मकान के एक कमरे में जहां कुआं और स्नानागार बने हुए हैं वहीं से दरवाजा खोल दिया है, जिससे कोई झांके भी ना तो कुआं और बाल्टी के अलावा कुछ ही नहीं दिखेगा उसे। निजता प्रिय है, ठीक है। इन्होंने आपके देखो भवन निर्माण में आपके सामान्यतः भवन 1 मंजिला है, 2 मंजिला भी है, ठीक है। मकानों में एक पल्ले के किवाड़ प्रयोग में लिए गए हैं, लेकिन कालीबंगा में एक मकान ऐसा मिला है जहां से हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां अलंकृत ईंटें कैसी हैं? जिनको प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से आपस में काटा गया है। किनके माध्यम से? प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से काटा गया है, ठीक है। ये बात आपके यहां प्रतिच्छेदी व्रतों के रूप में हो गई। नालियों में हम बात करें तो यहां से सार्वजनिक नालियों का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहां लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत हमें कालीबंगा में मिल जाते हैं। जैसे हमने परकोटे की बात की, दोहरी सुरक्षा दीवार है, पूर्वी और पश्चिमी टीले को अलग अलग परकोटे से घेरा गया है, कच्ची ईंटों से निर्मित है, ईंटों का अनुपात 3:2:1 है, और परकोटे को मजबूती देने के लिए बुर्जों का प्रयोग है। बुर्ज आपके ऐसे बाहर निकलती हुई संरचना को आपके किसके रूप में? बुर्ज के रूप में, जो मुख्य परकोटे से ऊंची होती है, ठीक है। सुरक्षा और मजबूती दोनों के काम आती है। नेक्स्ट आपके देखिए, यहां हम बात करें जैसे समाधान है कि अगर किसी क्षेत्र का अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको सीधा उनके कब्रिस्तान को देखना चाहिए। कब्रिस्तान को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि देखो शवाधान कब्रिस्तान में मिलेंगे। कब्रिस्तान कहां पर है? कि दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में है। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में है। ये दुर्ग है, इसका दक्षिण पश्चिम का इलाका ये हो गया। यहां पर आपके क्या है? शवाधान है, यानी कब्रिस्तान है, ठीक है। अब कब्रिस्तान से हमें कितनी कब्रें मिली हैं? 37। कब्रों को दफनाने के 3 तरीके आपके सामान्यतः इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैं। पूर्ण समाधिकरण, जहां पूरे के पूरे कंकाल को दफना दिया गया, मृतक व्यक्ति को दफना दिया गया। आंशिक समाधिकरण, जो बचा उसे दफना दिया। दाह संस्कार, ये अग्नि संस्कार के रूप में है, ठीक है। तीनों आपके, इनमें सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है? पूर्ण समाधिकरण। कब्रें कितनी मिली? 37। प्रतीकात्मक समाधान यहां से मिला है। कैसे? देखो, अंडाकार कब्रें हैं जिनको चिरायु कब्रों के नाम से जाना गया है। इन कब्रों में मानव अवशेष के साथ साथ उसके उपयोग की वस्तुएं भी मिलती हैं। चिरायु कब्रें बोलते हैं। कितनी है संख्या में? 15, ठीक है। आयताकार कब्रें, इनमें केवल सामग्री मिलती है, कंकाल नहीं मिलते। ये प्रतीकात्मक समाधान के एग्जाम्पल हैं दोनों, ठीक है। ये कितनी मिली हैं? कि 5। गोल कब्रें केवल सामग्री मिली है, टोटल कितनी मिल गई? 17। टोटल कितनी हो गई? ये 37 हो गई। कितनी हो गई हैं? 37, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए कि अगर दफनाने का प्रोसेस देखा जाए, दफनाने का प्रोसेस देखा जाए तो खोपड़ी कहां है? नॉर्थ में। पैर कहां है? साउथ में। और पीठ के बल लिटा दिया है। अब इस बात को क्यों फोकस कर रहे हैं हम कि पीठ के बल लिटाया? क्योंकि अमूमन सब कोई पीठ के बल लिटाते हैं, क्योंकि कालीबंगा से एक कंकाल हमें ऐसा मिला है, अपवाद है, कि जिसकी पैर तो नॉर्थ में है और सिर कहां है? साउथ में, और उसे पेट के बल लिटा दिया है। कैसे लिटा दिया है? पेट के बल। ऐसे अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए, एक कब्र से तांबे का दर्पण हमें मिल गया है। एक कब्र से क्या मिल गया? तांबे का दर्पण। एक शारीरिक दोषयुक्त कंकाल भी मिला है, यानी कंकाल के बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ से थोड़ी छोटी है, तो वो शारीरिक दोषयुक्त कंकाल है, ठीक है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिल गए। एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, ठीक है, और वो छेद धीरे धीरे भर रहे हैं। इसका मतलब कि संभवतः ये लोग आपके किसी ना किसी प्रकार की खोपड़ी की शल्य क्रिया से परिचित रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके एक कंकाल पर जले हुए का निशान हमें मिल रहा है।
एक कंकाल पर कैसे का निशान है कि जले हुए का निशान हमें मिल रहा है। और एक प्रतीकात्मक शवाधान की प्राप्ति, प्रतीकात्मक जिनमें आपके कंकाल नहीं है वो सभी आपके क्या हैं, प्रतीकात्मक शवाधान है। जिनमें कंकाल नहीं है वो सभी प्रतीकात्मक शवाधान यहां मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए सामग्री में आपके और क्या क्या चीजें मिली हैं। यहां से बेलनाकार मोहर के साक्ष्य मिल गए, सीधा याद रखिए। तांबे का वृषभ, वृषभ आपके मिल गया, सांड जिसको बोल रहे हैं हम, उस तरह की प्राप्ति हो गई। पशु मृणमूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बीवीलाल ने घोड़े की बताया है। हम हमारा नाम नहीं लेंगे, बीवीलाल के ऊपर रख दो क्योंकि किसी भी एंगल से घोड़े की सी लगती नहीं है। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब है पक्की मिट्टी, टेराकोटा का पैमाना मिल गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी संभावित राजधानी बताया है। आप याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां बताया और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी संभावित राजधानी बताया, तीसरी संभावित राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पतन कैसे हुआ। अमलानंद घोष बोलते हैं कि वर्धित शुष्कता एवं घग्गर नदी का सूख जाना इसके पतन का कारण बना है। जॉर्ज एफ डेल्स क्या बोलते हैं कि घग्गर नदी ने अपना मार्ग बदल लिया इसलिए उस नगर का पतन हो गया। अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें, जितने मुंह उतनी ही बातें आपकी मिलती हैं पतन के बारे में पूरी इंडस वैली के। ठीक है, कालक्रम क्या है, कार्बन डेटिंग विधि है ना, उसके आधार पर 2300 से 1750 बीसी इसका कालक्रम बैठता है। अप्रोक्सीमेट ±50 का अंतर बना ही रहता है। ठीक है, डॉक्टर डीपी अग्रवाल के द्वारा आपके कार्बन डेटिंग का जो कालक्रम है उस पर बल दिया गया है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट आपके देखिए, अब अगली हम बात करें किसकी, तरखान वाला डेरा। दूसरा स्थल एक हमने आपके कौन सा लिया है, तरखान वाला डेरा। तरखान वाला डेरा कहाँ है, गंगानगर में। ताम्रकांस्य सभ्यता का स्थल है तरखान वाला डेरा। खोज और उत्खनन 2003-4 में पीके त्रिवेदी और जेबी पटनायक ने कर दी। विकसित हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं तरखान वाला डेरा से, लेकिन खास बात क्या है कि एक चबूतरा ऐसा प्राप्त हुआ है जिस पर 5 बार शवदाह किए जाने की जानकारी मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है जानकारी, तरखान वाला डेरा से मिली है। ठीक है, अगला स्थल देखें तो कौन सा है, करणपुरा। कहां पर है कि भाई हनुमानगढ़ में है। करणपुरा में देखो खोज एवं उत्खनन देखें तो 2012-13 में एसके मित्र और वीएन प्रभाकर के द्वारा खोज कर दी गई। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष हमें कहां से मिल गए हैं, करणपुरा से प्राप्त हो गए। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष हमें कहां से मिल गए, करणपुरा से प्राप्त हो गए। क्लियर आपके। नेक्स्ट आपके देखिए सोथी संस्कृति। अब यहां देखो घग्गर व चौतांग क्षेत्र में है, बीकानेर से हनुमानगढ़ तक के क्षेत्र में फैली हुई जो कल्चर है वो सोथी संस्कृति के रूप में है। खोज के रूप में एलपी टेसिटोरी का नाम आ रहा है, कहीं कहीं अमलानंद घोष का भी नाम आपको मिल जाता है। क्यों, क्योंकि अमलानंद घोष ने इस सोथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम नाम दिया है और इसी सोथी ग्रामीण संस्कृति से कालीबंगा का विकास बताया है। किसका विकास बताया है, कालीबंगा का विकास आपके किसने बता दिया है, अमलानंद घोष के द्वारा बता दिया गया है। क्लियर आपके यहां पे। नेक्स्ट आपके देखिए, इसी को आपके कालीबंगा प्रथम नाम दिया है किसने, अमलानंद घोष ने, सोथी संस्कृति को ही। अगली हम बात आपके यहां पर करें तो आपको यह देखना होगा कि राजस्थान में ताम्र संस्कृतियां कौन कौन सी रही हैं। राजस्थान में ताम्र संस्कृतियां कौन कौन सी रही हैं, यहां से ज्यादातर आपके सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न पूछा जाता है कि स्थल को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपके वो सुमेलित करवाता है। ठीक है, कैसे आपके देखो, आहड़ है उदयपुर, बालाथल है उदयपुर में है, झाडोल कहां पर है, उदयपुर में। ये सब आपके किसके, ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष हैं। ठीक है, गिलुंड कहां पर है कि राजसमंद में, पछमता कहां है, राजसमंद में, गणेश्वर कहां है, सीकर में, एलाना जालौर, सावणिया पूगल कहां है, बीकानेर में, सावणिया पूगल कहां है, बीकानेर में, कोल माहौली कहां है कि सवाई माधोपुर में, किराडोत, चीथवाड़ी और नंदलालपुरा सब कहां पर है, जयपुर में, मलाह कहां पर है, भरतपुर में, कुराड़ा कहां पर है, नागौर में।
याद रखना, स्वतंत्रता से पहले उत्खनित किया गया ताम्र पाषाणिक स्थल कुराना नागौर ही है, राजस्थान में। राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले उत्खनित किया गया ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? कुराना नागौर है। ठीक है। और एक पिंड पाडलिया कहां पर है? चित्तौड़ में। पिंड पाडलिया कहां पर है? चित्तौड़ में। ये हमारे ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल है। हमने लिखा है ना मेजर साइट किसकी? चालकोलिथिक कल्चर इन राजस्थान। ठीक है ना, मेजर साइट है। अब आपके देखिए, अब हम सबसे पहले इन ताम्र पाषाणिक जो साइट हैं, चालकोलिथिक जो साइट हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि भाई कि यहां से आपके क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। देखिए, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स की मैं आज बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि पुरानी डिस्ट्रिक्टों से ही आपको प्रश्न संभवतः आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके रीजन ये कि अभी जो तहसील वगैरह हैं, रेवेन्यू विलेज वगैरह हैं, उन सभी के आपके नक्शे जारी नहीं हुए। ठीक है ना, इस चीज में आपके टाइम लगेगा। आप लोग इतने उतावले मत हो कि भाई जिला बन गया तो ये ले भाई नए जिले में से ही आपके कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं आपके। तो आपको अगर नए जिले को भी याद रखिएगा आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद ही नहीं रखना, नए जिले को भी याद रखना है। ठीक है। यहां देखिए, आहड़ संस्कृति है, कहां पर है? उदयपुर में। आहड़ संस्कृति की खोज अगर देखी जाए तो 53 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा कर दी गई। प्रथम उत्खननकर्ता कौन हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। प्रथम उत्खननकर्ता कौन हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। वहां कौन हो गया? अमलानंद घोष। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने वाले प्रश्न आते हैं, बाकी सब सरल आते हैं। ठीक है। उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, लेकिन सीमित स्तर पर किया, ज्यादा नहीं खोदा। 1961-62 ईस्वी में डॉक्टर HD सांकलिया के द्वारा बृहद स्तर पर उसका उत्खनन किया गया। ठीक है। अब यहां क्या है देखो कि ये बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी के किनारे आपके आहड़ संस्कृति है, लेकिन इस आहड़ संस्कृति का विस्तार पूरी बनास घाटी में था। इसलिए हम इस आहड़ संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं? बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इसके स्थल में आहड़, गिलुंड, पछमता जैसे स्थलों का नाम ले लेते हैं। ठीक है, आहड़, गिलुंड और पछमता जैसे स्थलों का नाम ले लेते हैं। ठीक है। अब आपके देखिए, अब आपके यहां पर एक बात देखिएगा कि अन्य नाम आपके कि आहड़ को हम और किस नाम से जानते हैं, तो यहां आपको देखना है कि भाई ताम्रवती के नाम से जान रहे हैं प्राचीन काल में। आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से 10वीं 11वीं सदी के लेखों में इसको नाम दिया गया है। धूलकोट के नाम से हम संस्कृति को, क्योंकि धूलकोट नाम का एक बड़ा टीला प्राप्त हुआ है जिसको धूलकोट कहा गया है ना, वो बड़ा मिट्टी का टीला है जिसके उत्खनन से ही हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष यहां मिलते हैं, इसलिए धूलकोट संस्कृति भी नाम हमने दे दिया इसे। नेक्स्ट, प्राप्त सामग्री में वही आपके फिक्स प्रश्न हैं हमारे। आर्थिक जीवन का आधार सब जगह पर देखना है, कृषि, पशुपालन, आखेट। कृषि में आहड़ निवासी कृषि अधिशेष की स्थिति में है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहां से अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए। ये बड़े मृदभांड ऐसे, ठीक है, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे और कोठ के नाम से जाना गया है। किस नाम से? गोरे और कोठ के नाम से जाना गया है। क्लियर? प्रमुख आपके फसल कौन सी है? कि गेहूं है, ज्वार है, चावल है। ठीक है, गेहूं, ज्वार और चावल। मृदभांडों में और देखा जाए ना तो यहां से एक RBW, रेड एंड ब्लैक वेयर, काले लाल मृदभांड या लाल काले मृदभांड यहां से प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर ज्यामितीय आकृतियों का अंकन है। ज्योमेट्रिकल जो आपके संरचनाएं हैं उनका अंकन आपके उन मृदभांडों पर सजाने के लिए किया गया है। ठीक है। भवन निर्माण में सामग्री क्या है? कि ईंट और पत्थर। नींव में काले शिष्ट पत्थर की नींव भरी गई है। नींव में आपके काला शिष्ट पत्थर प्रयोग में लिया गया है। मकान कैसे हैं? कि आयताकार हैं। मकान में कमरे कितने के? 2 से 3 कमरे हैं। पहले हम 4 से 5 बता रहे थे किसमें? कालीबंगा में, लेकिन यहां आपके कितने? 2 से 3 कमरे हैं। आयताकार मकान है। मकानों में 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। याद रखना, 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे हैं। और
मकान में एक से अधिक चूल्हे हैं। अब एक से अधिक चूल्हे मिल रहे हैं तो इसका मतलब कोई रेस्टोरेंट सिस्टम वहां नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। रेस्टोरेंट सिस्टम ना होकर के आपके क्या है, वहां पर हमें आपके कि संभवतः सामूहिक भोज आपके वहां किया जाता होगा। आप गांव में आज भी देखेंगे ना, तो आज भी अमूमन प्रत्येक घर में आपको पांच छह चूल्हे तो मिल ही जाएंगे। एक तो ऐसा चूल्हा होता है कि माताजी का आपके कि बाहर बैठी तो बाहर ले, छत पर बैठी तो छत पर ले, उठाने वाला चूल्हा होता है जो घूमता ही रहता है पूरे घर में, ठीक है। कुछ फिक्स चूल्हे भी होते हैं, ठीक है। वही स्थिति है। चूल्हे के पास से जानवरों की हड्डियां मिली हैं, कौन कौन से, बकरी, हिरण और मछली की। इससे पता लग रहा है कि मांसाहारी होंगे, ठीक है। और यहाँ गेहूं से अभी हमने अनाज रखने के मृदभांड से पता लग रहा है कि शाकाहारी, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखो, एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए एक साथ, तो वो सामूहिक भोज की ओर संकेत कर रहे हैं। कोई ज्यादा हमको सोचना नहीं है इस पर। आभूषण प्रिय हैं, मिट्टी के मनकों के बने आभूषण इनको ज्यादा प्रिय हैं। मृतकों को उनके आभूषणों सहित दफनाया करते थे, मृतकों को उनके आभूषणों सहित दफनाने का काम किया करते थे, ठीक है। अब मृतक को दफनाते कैसे, कि खोपड़ी कहां है, कि नॉर्थ में, पैर कहां है, कि साउथ में, पीठ के बल लिटा दिया, जैसे कालीबंगा में है, जैसे कालीबंगा में है। बिल्कुल आपके 3 नहीं गिनिएगा, 3 तो नॉर्मल सिटी में ही मिल जाते हैं। 3 बर्नर वाला चूल्हा लेके आते हैं ना, 3 तो नॉर्मल सिटी में ही मिल जाते हैं। बहुत सौ के तो 4-4 मिल जाते हैं, 4-4 बर्नर वाला, सब आपके चूल्हे ही हैं वो, ठीक है। लेकिन वहां आपके मिट्टी के बना दिए, ईंट मिट्टी के बना दिए, वो अलग अलग है। स्टाइलिश चूल्हे भी मिलते हैं गांव में, ठीक है ना, स्टाइलिश अलग ही आपके स्टाइल के। नेक्स्ट आपके देखिए, मिट्टी का वृषभ मिला है। इस मिट्टी के वृषभ को, तांबे का वृषभ कालीबंगा से मिला था, मिट्टी के वृषभ का आपके इसको बनासियन बुल कहा गया है। कई बार पूछा गया है कि बनासियन बुल की आकृति हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो आहड़ से प्राप्त हुई है, ठीक है। ताम्र धातु कर्मी थे, एक मकान से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। ताम्र सामग्री में कुल्हाड़ी, फलक, बाणाग्र, चूड़ियां, चद्दरें, ठीक है। कोई ज्यादा ध्यान देने योग्य बात नहीं है। रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था, यहां से कुछ छपाई के ठप्पे भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। संस्कृति के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, ये याद रखने योग्य बात है। संस्कृति के कितने लेवल, 8 स्तर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तोल बांट के, अब ये देखिए चतुर्थ स्तर से हमें पत्थर की चक्की और तांबे की आपकी 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हो गई हैं, चौथे स्तर से। और क्या मिल गया, तोल और बांट व माप के आपके औजारों से पता लग रहा है कि भाई कि संभवतः व्यापार की ओर आपके संकेत कर रहे हैं इनके। नेक्स्ट आपके उत्खनन में 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिल गई। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो की आकृति का उत्कीर्णन है, जिसको हाथ में धनुष बाण लिए दिखा दिया गया है। एक मुद्रा पर त्रिशूल की आकृति का अंकन है। ये मुद्राएं 2वीं सदी ईसा पूर्व की है, 2वीं सदी ईसा पूर्व की। अब आप याद रखना, इतिहास में थोड़ा सा लेके चलते हैं एंशिएंट में, कि शुंग वंश हुआ एक, मौर्यों के तुरंत बाद कौन सा वंश है, शुंग वंश। शुंग वंश का राजा हुआ एक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें पुरोहित का कार्य महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया है। पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता है। पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, महाभाष्य। कौन सी पुस्तक लिखी है, महाभाष्य। इस महाभाष्य में इन्होंने उल्लेख किया है कि दुष्ट यवनों ने नगरी चित्तौड़ तक को रौंद डाला है, अर्थात आक्रामक गतिविधियों का उल्लेख इन्होंने किया है। नगरी चित्तौड़ बनास घाटी का ही आपके क्षेत्र हैं, ये यहां तक रौंद डाला है। यह आक्रमण 2वीं सदी ईसा पूर्व का है, जिस समय की ये मुद्रा हमें यहां से प्राप्त हो रही है, ठीक है। कालक्रम 1900 से 1200 BC आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा यहां निर्धारित किया गया है। तो ताम्र संस्कृति की सबसे मेजर साइट के रूप में देखा जाए तो आहड़ संस्कृति ही हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपके देखिए, ये आहड़ सिक्के हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई कि भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हमें आपके कब दिखाई देता है, तो वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में दिखाई देता है। ये सिक्के आहत सिक्के या पंचमाग्र सिक्कों के नाम से जाने जाते थे, चांदी तांबे के बने होते थे, नॉर्मल बात है ये। अब देखिए गिलुंड,
गिलुंड आपके स्थल है राजसमंद में, ताम्रपाषाण संस्कृति का ही है, बनास संस्कृति में मिल रहा है, अभी हमने चर्चा कर ही ली इसकी। स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं? मोडिया मंगरी। याद रखना, मोडिया मंगरी के नाम से किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? कि गिलुंड राजसमंद को जाना जाता है, गिलुंड को। खोज 57-58 में बीबी लाल के द्वारा, उत्खनन 1998 से 2003 तक डॉक्टर BS सिंधे और डॉक्टर ग्रेगरी पोशाल जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनके द्वारा आपके इसका उत्खनन का कार्य किया गया है। ठीक है, अब यहां देखो, एक पक्की ईंटों की दीवार प्राप्त हो गई, मकान धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, दीवारों के मध्य में अनाज भरने की कोठियां भी प्राप्त हो रही हैं, चूल्हे के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और खास बात आपकी क्या है कि यहां से मृदभांडों के 5 टाइप प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक लाल काले मृदभांड है। ठीक है, RBW। ठीक है, अब आहड़ से भी हमें ये मृदभांड मिले हैं, लेकिन आहड़ वालों में और गिलुंड वालों में अंतर क्या है? आहड़ वालों पर जहां ज्यामितीय अंकन है, वहीं गिलुंड वालों पर ज्यामितीय अंकन तो है ही, साथ में प्राकृतिक अंकन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तांबे के औजार, मिट्टी के खिलौने जिनमें हाथी, ऊंट, कुत्ते की आपकी प्रतिकृतियां मिली हैं हमें। नेक्स्ट, हाथी दांत की चूड़ियां हमें मिली हैं। कालक्रम 1900 से लेकर के 1700 BCE, बिफोर कॉमन एरा, निर्धारित आपके किया गया है। पुरोहित का मतलब है जो आपके ऋत्विज होता है ना, कर्मकांडी व्यक्ति जो होता है, जो मंत्रोच्चार करता है, वो आपके ऋत्विज है। पुरोहित तो हालांकि इसके लिए गलत शब्द है, ठीक है, लेकिन एक परंपरा में पुरोहित चलता आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋत्विज। पुरोहित तो राजा का आध्यात्मिक सलाहकार होता है। पुरोहित कौन होता है? राजा का आध्यात्मिक सलाहकार। मैं आपको चेंज कर देता हूं इसको, ये कौन है? ऋत्विज है। पुरोहित कौन होता है? राजा का आध्यात्मिक सलाहकार, पुरोहित। राजा का कार। बिल्कुल आपके इनकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना, सभी को आपके मैं डलवा दूंगा, आपके PDF फाइल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो फास्ट रिवीजन एक बार आपके ऐसे और एक बार PDF से, दोनों को आपके अगर आपने कर लिया तो फिर इनको एग्जाम तक देखने की आवश्यकता ही नहीं है कतई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखिएगा, हमने नेक्स्ट आपके बालाथल संस्कृति की आप बात करें, हम किसकी? बालाथल संस्कृति बल्लभनगर में है आपके। आप देख लीजिएगा न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपके कहां पर है। हालांकि मैं आपके लास्ट में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट की भी क्लास लूंगा कि न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार क्या क्या चेंजेस हमें आपके देखने को मिल रहे हैं अपनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत। देखिएगा, ताम्रपाषाण से लेकर लौह काल तक की संस्कृति के अवशेष हमें बालाथल से प्राप्त हो रहे हैं। खोज 1962-63 ईस्वी में डॉक्टर BN मिश्र के द्वारा आपके यहाँ पर खोज की गई है। और कौन जुड़े हुए हैं इसी के निर्देशन में? आपके डॉक्टर VS सिंधे, जीवन खरकवाल, RK मोहंती, ललित पांडे और देव कोठारी का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। वही आजीविका का साधन कृषि, पशुपालन, आखेट। कृषि में मुख्य उपज गेहूं, जौ, मूंग, सरसों। पशुपालन में गाय व बैल का पालन कर रहे हैं। बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं यहां से। गाय व बैल का पालन कर रहे हैं, बैल की हमें मृण मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। 11 कक्षीय भवन के साक्ष्य यहां से मिल गए। दुर्ग की दीवार आपके यहां से मिली है, मिट्टी की मोटी दीवार है, आयताकार बुर्जों का प्रयोग आपके उस दीवार में किया गया है। ताम्र उपकरण और आयुध, उपकरण का मतलब जो कृषिगत उपकरण है वो, आयुध का मतलब हथियार प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, छेनी, बाणाग्र, उस्तरा इनका प्रयोग है। आभूषण में कर्णफूल हैं, लटकन इत्यादि प्राप्त हुई हैं। लोहे के औजार भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लोहे कलाने की 5 भट्टियां हमें बालाथल से प्राप्त हो रही हैं और एक नलकूप के साक्ष्य भी हमें बालाथल से प्राप्त हो रहे हैं।
नलकूप के साक्ष्य, लोहे के साक्ष्य हमें आपके यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए, और वस्त्र का टुकड़ा भी यहां से, हम बैराठ में भी वस्त्र की बात करेंगे और बालाथल में भी आपकी इसकी बात करते हैं। गणेश्वर देखें, नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे है। खोज उत्खनन 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के द्वारा किया गया है। यहां से कृषि, पशुपालन और आखेट के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मकानों में पत्थर का प्रयोग हो रहा है। ताम्र संस्कृतियों की जननी कहा गया है। यहां से जो भी हमें तांबे की सामग्री प्राप्त हो रही है उसमें 99% तक आपके तांबा देखने को मिल रहा है। 99% तक तांबा देखने को मिल रहा है। ताम्र उपकरणों और ताम्र आयुध प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मछली पकड़ने के तांबे के कांटे सबसे प्रसिद्ध हैं, गणेश्वर से मिल रहे हैं। याद रखना इसको। बाणाग्र, बर्छे की नोक, उस्तरा, केसपिन वगैरह ये तो सब जगह से प्राप्त हो रहे हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाए जाने की भी आपकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? गणेश्वर से प्राप्त हो रही है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाए जाने की जानकारी हमें गणेश्वर से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये आपकी जानकारी यहां याद रखिएगा। काले नीले रंग के मृदभांड, जिन्हें कपिशवर्णी मृदभांड, आपको पूछा जा सकता है कि कपिशवर्णी मृदभांड आपके कहां से? कि गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ मृदभांड आपके कैसे? छल्लेदार बर्तन जिनको बोल रहे हैं, रिंग्स आपके बनी हुई हैं बर्तनों पर, छल्लेदार बर्तन आपके गणेश से प्राप्त हो रहे हैं। यह संस्कृति लगभग 2800 वर्ष पुरानी संस्कृति के रूप में है। कौन सी? गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट आपके लौह संस्कृति के अवशेष आपके देखे जाएं तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई लोहे का आगमन अगर मध्य गंगा घाटी में देखा जाए तो 1000 BC के लगभग होता है। कब होता है? 1000 BC के लगभग। इससे आपके कृषि अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है। कृषि अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है। युद्धों का महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे की तलवार बन जाती है। लोहे का फाल और कुल्हाड़ी बनने से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, उत्पादन अधिशेष की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे युद्धों का भी महत्व बढ़ गया। क्योंकि पहले युद्ध जो पशुधन की प्राप्ति के लड़े जाते थे, अब वो किसके लिए? कि उत्पादन अधिशेष की प्राप्ति के लिए लड़े जाने लग गए। तो लोहा एक क्रांतिकारी चेंज लेकर के आया है। कहां पर? इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। लौह संस्कृति में देखो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो हमारे पास आता है वो आपके बैराठ सभ्यता के रूप में हम देखते हैं। बैराठ सभ्यता शाहपुरा उपखंड जयपुर में है। कौन सी? यहां से 3 आपके डूंगरियां प्राप्त हुई हैं। डूंगरियों में आपके देखो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी। खोज 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी। याद रखना प्रथम उत्खनन करता। या फिर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन बैराठ सभ्यता के से संबंधित तो नहीं है? ठीक है, तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, ये तीनों आपके बैराठ संस्कृति के उत्खनन से जुड़े हुए हैं 62 से 63 में। अब यहां से देखो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग, तीनों संस्कृतियों के अवशेष यहां से मिल गए। पाषाण काल में मानव की उपस्थिति के चिन्ह यहां से देखने को मिलते हैं, जो कि हमें ढिंगरिया, भानगढ़ अलवर और ढिंगरिया जयपुर से प्राप्त हो रहे हैं। उसकी एवज में हमें पाषाण उपकरण और गुफा चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? बैराठ से। ठीक है, दूसरी बात, ताम्र पाषाण काल, किराडोत, चीथवाड़ी और नंदलालपुरा से ताम्र पाषाण की जानकारी हो रही है। लौह युग, सुनारी, झुंझुनू और जोधपुरा जयपुर से हमें लौह युग की जानकारी मिल रही है। अब याद रखना कि सुनारी झुंझुनू की बात कर रहे हैं हम, बैराठ जयपुर की बात कर रहे हैं, गणेश्वर सीकर की भी बात आपके इसमें। तो ये बैराठ सभ्यता का जो ओवरऑल विस्तार है उसके आपके केंद्र के रूप में भी हम इन्हें देखते हैं। जोधपुरा जयपुर हुआ, वो जोधपुरा जयपुर हुआ, सुनारी झुंझुनू हुआ, गणेश्वर सीकर हुआ और नंदलालपुरा, किराडोत, चीथवाड़ी जैसे स्थल हुए। ये आपके बैराठ संस्कृति का विस्तार है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में अगर बैराठ को देखा जाए तो आप 600 BC का समय देखते हो। 600 BC का समय भी द्वितीय नगरीकरण का काल है। प्रथम नगरीकरण का काल आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु नदी घाटी में डेवलप हुई थी। द्वितीय नगरीकरण आपके कौन सी है? कि भाई 16 महाजनपदों का उदय है, जो गंगा घाटी में आपके होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, 2 महाजनपद इस समय आपके राजस्थान में थे, इनका उल्लेख हमें आपके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी प्राप्त हो जाता है। इनमें से एक मत्स्य महाजनपद जो जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में था, राजधानी थी विराटनगर, राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, बिल्कुल होंगी। देखिएगा, राजधानी विराटनगर थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास इसमें व्यतीत किया था, ठीक है। अब आपके देखो, जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो आपके मत्स्य महाजनपद में शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट, सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा, ठीक है। यहां देखा जाए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तक के आपके क्षेत्र इसमें शामिल थे, यानी कि मत्स्य महाजनपद और आपके कौन सा, सूरसेन महाजनपद, दोनों में आपस में मित्रता थी और इनकी सीमाएं आपस में मिलती थीं, ठीक है। बात आई नेक्स्ट आपके मौर्य काल में राजस्थान मौर्यों के अवंती राष्ट्र या अपर जनपद नामक प्रांत का हिस्सा था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडियन में भी और राजस्थान में भी कि मौर्य काल में राजस्थान कौन से प्रांत के हिस्से के रूप में था, तो अवंती राष्ट्र या अपर जनपद के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। फिर आप देखें कि मौर्य काल में बैराठ का जो क्षेत्र है वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, क्योंकि बैराठ क्षेत्र में आपके देखा जाए आपको तो कौन, अशोक मौर्य हैं, उन्होंने आपके बौद्ध धर्म संबंधी प्रचार प्रसार का कार्य लिया था। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने यहाँ विहार और अभिलेखों का उत्कीर्णन करवाया, जिनमें भाब्रू लघु शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। भाब्रू लघु शिलालेख, अब है क्या उसमें भाब्रू लघु शिलालेख में, देखिए पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। भाब्रू बीजक डूंगरी बैराठ जयपुर से प्राप्त हो रहा है। लिपि ब्राह्मी है, भाषा कैसी है, प्राकृत। लिपि ब्राह्मी, भाषा कैसी है, प्राकृत। अब इसमें देखिए, पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। वर्तमान में तो इसे काट कर ले गए और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो कलकत्ता में संग्रहालय है वहां पर आपके रखा हुआ है सुरक्षित। कैप्टन बर्ट जयपुर डिवीजन के सैन्य अधिकारी थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और वर्तमान में कलकत्ता में आपके स्थित है ये संग्रहालय में। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इस लेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। कहां का राजा, मगध का राजा। और अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। आपको पता ही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इससे हमें यह पता लगता है कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। महत्व है भाब्रू लघु शिलालेख का। इसी में बुद्ध के द्वारा राहुल को दिए गए जो उपदेश हैं उनसे संबंधित कुछ ग्रंथों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जैसे कुछ ग्रंथ आपके कौन से हैं, जैसे उपतिष्ठपसिन, विनय समुक्षे, अलियवशाणी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मौने सूते और लागलो बादो सूते अधिगच्छ। लागलो बादो सूते अधिगच्छ। नाम याद नहीं हो तो कतई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हल्का सा आपके एक चिन्ह है, चिन्ह के रूप में आपके स्मरण रखना कि भाई ऐसा ऐसा भी है। भाब्रू लेख का आपके अगर महत्व देखा जाए तो इससे मौर्यों की सीमा ज्ञान हो जाता है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की भी जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। ये हमारा आपके कौन सा है, हमारा आपके बैराठ सभ्यता को लेकर के है। अब इसी में हम देखें कि भाई गुप्त काल में बैराठ का जो क्षेत्र है वो आपके किनके, गुप्तों के अधीन था। हर्षवर्धन है, चीनी यात्री हिंसांग है, उसने आपके बैराठ क्षेत्र की यात्रा की थी और इसने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। यहाँ से बैल और भेड़ यहाँ की फेमस थी। इसका उल्लेख आपके कौन करता है, इसका उल्लेख करता है राहुल। आपके महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम है, राहु से मिला राहुल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखिए, चीनी यात्री हिंसांग जो 8 बौद्ध मठों का आपके उल्लेख करते हैं, यहाँ की बैल और भेड़ को फेमस बताते हैं। हिंसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसकी यात्रा का विवरण शियुकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शियुकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखो, यहां से मुद्राओं के रूप में देखें तो 36 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 पंचमाग्ध सिक्के हैं,
28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हमें प्राप्त हो रही हैं जो कि यवन राजा मिनांडर से संबंधित है। यवन राजा मिनांडर से संबंधित है। और मैंने बताया था कि कपड़े के साक्ष्य भी आपके यहां से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? बैराट से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक सभ्यताओं की चर्चा हमने आपसे की है कि भाई कि कौन कौन सी सभ्यताएं यहां पर हमारे साथ रही हैं। नेक्स्ट आपके इसके अगले पार्ट के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज करके आपके इसको और देखेंगे तो आपके शायद ही इन टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न कोई बाहर से आएगा और आपके गलत होगा। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। एक बार और देखने के साथ ही आपके काम खत्म है। धन्यवाद।